नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश गारू। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थर्ड यूनिट कार्बोहाइड्रेट। इसमें कल हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था म्यूटा रोटेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्लाइकोसाइड का निर्माण के ग्लूकोज की कुछ रिएक्शंस हम डिस्कस करते हैं। तो कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में अल्कोहल से कराने पर हेमी एसीटेल का निर्माण होता है। हेमी एसीटेल पुनः अम्ल तथा अल्कोहल से क्रिया द्वारा एसीटेल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये रिएक्शन इट इज़ वेरी वेल नोन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो कार्बोनाइल कंपाउंड अल्कोहल और एचसीएल के साथ में रिएक्शन कर रहा है, जिससे हेमी एसीटेल पर हेमी एसीटेल क्या एक कार्बन के ऊपर OR ग्रुप प्रेजेंट है और दूसरे कार्बन एल्कोक्सी ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप यदि एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं तो ऐसा कार्बन जो है, ऐसा यौगिक जो है वो हेमी एसीटेल कहलाता है। दूसरा, फर्दर जब आप रिएक्शन करोगे अल्कोहल और HCl की प्रेजेंस में, तो अगेन एक और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो जुड़ा हुआ है वो अल्कोक्सी ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको हेमी एसीटेल प्राप्त हो हेमी एसीटेल जो है एसीटेल का मतलब क्या है, एक ही कार्बन से दो अल्कोक्सी ग्रुप यदि जुड़े होते हैं तो कंपाउंड एसीटेल कहलाता है। तो ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में हेमी एसीटेल बंधन पाया जाता है। इसकी अभिक्रिया मेथनॉल तथा HCl से कराने पर एसीटेल का निर्माण होता है। देखिए ग्लूकोज में हेमी एसीटेल ग्रुप कैसे, फर्स्ट कार्बन देखिए आप जहाँ की सीधे ही ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो एक तरफ तो OR ग्रुप OH ग्रुप प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे की तरफ लिखा हुआ है, और दूसरी की तरफ जो है CO बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि अल्कोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये हेमी एसीटेल स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब जब आप इसकी रिएक्शन मेथनॉल और HCl से करवाते हैं तो उस कंडीशन के अंदर आपको अल्फा डी ग्लूकोसाइड तथा बीटा डी ग्लूकोसाइड प्राप्त होते हैं। ये ग्लूकोसाइड का निर्माण होता है। तो अब यहाँ पे केवल अल्फा डी ग्लूकोज आपने शुरू की रिएक्शन और अल्फा डी ग्लूकोसाइड के साथ साथ बीटा डी ग्लूकोसाइड भी प्राप्त होता है, तो इसको हम मैकेनिज्म के थ्रू, क्रियाविधि के थ्रू इसको समझ सकते हैं। सभी क्रिया के दौरान एनोमरिक कार्बन से जुड़े हाइड्रोक्सिल समूह का प्रोटोनीकरण होता है। निर्जलीकरण द्वारा कार्बोकेटायन बनता है। कार्बोकेटायन एक समतल संरचना जिसमें मेथनॉल का आक्रमण नाभिक स्नेही के रूप में होता है, जो सुगमता से ऊपर और नीचे दोनों तरफ की आक्रमण कर सकता है, और अंत में भी प्रोटोनीकरण के द्वारा अल्फा डी ग्लूकोज तथा बीटा डी ग्लूकोसाइड अल्फा डी ग्लूकोसाइड तथा बीटा डी ग्लूकोसाइड का निर्माण होता है। तो इसमें आप देखिए सबसे पहले हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो फर्स्ट कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसका प्रोटोनीकरण हुआ, निर्जलीकरण हुआ। निर्जलीकरण के कारण आपको क्या प्राप्त हुआ, कार्बोकेटायन प्राप्त हुआ। अब ये जो कार्बोकेटायन बना निर्जलीकरण के द्वारा, ये कार्बोकेटायन जो है, अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कार्बोकेटायन का फिर प्रोटोनीकरण हुआ। कार्बोकेटायन के ऊपर आपने किसका अटैक हुआ, कार्बोकेटायन के ऊपर आक्रमण किया मिथेनॉल ने। मिथेनॉल के जब आक्रमण किया तो हमें एक मध्यवर्ती उत्पाद प्राप्त हुआ जिसमें भी प्रोटोनीकरण के द्वारा अल्फा डी ग्लूकोसाइड तथा बीटा डी ग्लूकोज। क्योंकि अब कार्बोकेटायन जो प्राप्त हो रहा है वो एक समतलीय संरचना है, sp2 कार्बन प्रेजेंट होता है, समतल त्रिकोणीय कार्बन यहाँ पे प्राप्त हो गया है। इसके ऊपर मिथेनॉल का आक्रमण ऊपर तथा नीचे दोनों साइड से सुगमता से हो सकता है। इस कारण से आपको अल्फा प्रोडक्ट भी मिलेगा और बीटा प्रोडक्ट भी मिलेगा। अल्फा डी ग्लूकोसाइड भी प्राप्त होगा और बीटा डी ग्लूकोसाइड भी आपको प्राप्त होगा। इसी तरह फ्रक्टोज के अंदर भी ग्लाइकोसाइड का ग्लाइकोसाइड फ्रक्टोसाइड कहलाता है, उसको भी देख लेते हैं कि यहाँ पर भी जब मिथेनॉल और HCl के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है तो अल्फा डी फ्रक्टोसाइड भी प्राप्त होता है और बीटा डी फ्रक्टोसाइड भी प्राप्त होता है। तो मैकेनिज्म सेम रहेगी। यहाँ पर भी सबसे पहले मेथनॉल और HCl की प्रेजेंस में आपको जो है आपका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसका प्रोटोनीकरण होगा, निर्जलीकरण होगा, कार्बोकेटायन बनेगा। कार्बोकेटायन समतल है, जिसके समतल संरचना है जिसके ऊपर मिथेनॉल जो है वो नाभिक स्नेही की भांति आक्रमण करेगा। ऊपर से भी आक्रमण करने की संभावना तथा नीचे से आक्रमण करने की संभावना बराबर होगी। इस कारण से आपको जो उत्पाद प्राप्त होगा वो भी आपको दो समावयवियों के रूप में, समावयवी मिक्सचर के रूप में उत्पाद आपको प्राप्त होगा। नेक्स्ट रिएक्शन हम करते हैं ईथर का निर्माण। ग्लूकोज की अभिक्रिया सिल्वर ऑक्साइड की उपस्थिति में मेथिल आयोडाइड से कराने पर सभी हाइड्रोक्सिल समूह मिथॉक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं और टेट्रामेथिल अल्फा डी ग्लूकोसाइड का निर्माण होता है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने मेथिल आयोडाइड की रिएक्शन सिल्वर ऑक्साइड की उपस्थिति में करवाई। उस कंडीशन के अंदर आप देखते हैं कि सभी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो किसके द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं, मिथॉक्सी ग्रुप के साथ प्रतिस्थापित हो जाते हैं और अल्फा डी ग्लूकोसाइड 2, 3, 4, 6 टेट्रामेथिल अल्फा डी ग्लूकोसाइड का निर्माण होता है। एस्टर का निर्माण यदि ग्लूकोज की अभिक्रिया pyridine की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड तथा एसिटिल क्लोराइड से करवाते हैं तो एसिटिलीकरण अभिक्रिया ग्लूकोज पेंटाएसिटेट का निर्माण होता है। तो यहाँ पे ग्लूकोज पेंटाएसिटेट प्राप्त होगा। सभी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो OCOCH3 ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं और आपको ग्लूकोज पेंटाएसिटेट आपको उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। अब हम कुछ कन्वर्जन रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं। ग्लूकोज का फ्रक्टोज में परिवर्तन। ग्लूकोज को फ्रक्टोज में परिवर्तन करने हेतु कई सारे स्टेप्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो ग्लूकोज की अभिक्रिया फेनिलहाइड्रोजीन से कराने पर ऊसाजोन का निर्माण होता है। इसको विद मैकेनिज्म हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे दर्शाया गया है। जैसे कि आपने देखा कि ग्लूकोज जो है उसका ओपन चेन स्ट्रक्चर से हम रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं उसको। आप फेनिलहाइड्रोजीन के साथ जब रिएक्शन करवाते हो तो फर्स्ट नंबर एल्डिहाइड कार्बन तो हाइड्रोजन में कन्वर्ट होता ही है, फिर दूसरा मॉलिक्यूल सेकंड नंबर जो कायरल कार्बन है उसको कीटोनिक ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करता है, फिर थर्ड मॉलिक्यूल जो है वो वापस हाइड्रोजन का निर्माण करता है। तो एक नीला क्रिस्टल या ठोस उत्पाद प्राप्त होता है जिसे ओसाजोन कहते हैं। तो ओसाजोन को इस रिएक्शन में स्पीच के ऊपर दर्शाया गया है। दूसरा स्टेप क्या है, ओसाजोन को HCl की उपस्थिति में उबालने पर कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होता है। क्या किया, ये जो ओसाजोन प्राप्त हुआ ये वापस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है एक्चुअली। HCl और वाटर के साथ जब आप उबालते हो तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या प्राप्त हो जाता है, एक कीटोनिक कंपाउंड आपको प्राप्त होता है। तो ये कीटोनिक कंपाउंड यहाँ पे दर्शाया गया है। तो ओसाजोन क्योंकि दोनों वहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो किसके अंदर, कीटोनिक कंपाउंड ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं। तो फर्स्ट एल्डिहाइड ग्रुप है और सेकंड कौन सा हो गया है, कीटोनिक ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। अब डाइकार्बोनिल यौगिक का अपचयन जिंक तथा एसिटिक अम्ल से कराने पर फ्रक्टोज प्राप्त होता है। तो आपने ये जो डाइकार्बोनाइल कंपाउंड मिला इसको जिंक तथा एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में जब इसका रिडक्शन करवाते हो तो उस कंडीशन के अंदर फ्रक्टोज प्राप्त हो जाता है। तो देयर आर स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप क्या है, ग्लूकोज से ओसाजोन का निर्माण। सेकंड स्टेप क्या है, इसका हाइड्रोलिसिस जिससे डाइकीटोनिक कंपाउंड का निर्माण, और फिर डाइकीटोनिक कंपाउंड का जिंक तथा एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में रिडक्शन जिससे फ्रक्टोज का निर्माण होता है। नेक्स्ट रिएक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रक्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन। फ्रक्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन जो है कई सारे सब्सिक्वेंट स्टेप्स जो है उसके द्वारा हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले सोडियम तथा मरकरी की उपस्थिति में अपचयन द्वारा क्या किया जाता है, सॉर्बिटॉल का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पे सॉर्बिटॉल का निर्माण सोडियम मरकरी के प्रेजेंस में रिडक्शन के द्वारा भी किया जा सकता है। दूसरा हाइड्रोजन निकल की उपस्थिति में हाइड्रोजनेशन यदि किया जाए तो उस कंडीशन के अंदर भी आप जो है फ्रक्टोज से सॉर्बिटॉल का मतलब क्या है कि आपका जो कीटोनिक ग्रुप है ये कीटोनिक ग्रुप किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो गया। यानी कि सभी कार्बोनल जो एल्डो कहते हैं कि पॉलीहाइड्रोक्सिल कार्बोनल कंपाउंड है वो हाइड्रोक्सिल कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो गया है। अब इसका HNO3 की प्रेजेंस में आप क्या करते हो, जब सॉर्बिटॉल का HNO3 की प्रेजेंस में ऑक्सीकरण किया जाता है तो ग्लूकोनिक एसिड का निर्माण होता है। तो यहाँ पे ग्लूकोनिक एसिड के अंदर क्या होगा, जो फर्स्ट कार्बन हाइड्रोक्सिल कार्बन है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो गया। फिर इसके बाद में क्या होता है, ग्लूकोनिक अम्ल को जब गर्म किया जाता है तो अंतराण्विक क्रिया होती है, जल का एक अणु विलोपन होता है जिससे चक्रीय एस्टर जिसे गामा लैक्टोन के नाम से जाना जाता है उसका निर्माण होता है। तो एक साइक्लिक एस्टर यहाँ पे बनता है और इस साइक्लिक एस्टर के अंदर एक देख सकते हैं कि 1 2 3 4 और यहाँ पे टोटल 6 मेंबर्ड रिंग जो है वो प्राप्त हो जाती है। और फाइनली सोडियम और मरकरी के प्रेजेंस में जब फर्दर आप क्या करते हो, अपचयन करते हो तो आपको वापस रिंग ओपन होती है और आपको ग्लूकोज प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से स्टेप है, सबसे पहले रिडक्शन आपने
हाइड्रोजिनेशन या अपचयन करवाया, सॉर्बिटॉल बना, फिर HNO3 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराया, ग्लूकोनिक एसिड बना, ग्लूकोनिक एसिड को गर्म किया तो साइक्लिक गामा इलेक्ट्रॉन का निर्माण हुआ, गामा इलेक्ट्रॉन का अपचयन करने पर आपको वापस ग्लूकोज प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से ग्लूकोज को फ्रक्टोज जो है उसको ग्लूकोज में परिवर्तित किया जा सकता है। कार्बोहाइड्रेट में श्रृंखला में वृद्धि, कार्बोहाइड्रेट की श्रृंखला में वृद्धि करने की विधियां जो है उसमें सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं किलियनी सिंथेसिस। किलियनी सिंथेसिस के अंदर सबसे पहले साइनोहाइड्रिन का निर्माण किया जाता है। जैसे कार्बोनल का हम जानते हैं कि कार्बोनल कंपाउंड की रिएक्शन जब HCN से करवाई जाती है तो साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है। साइनाइड कार्बोनल कार्बन के ऊपर अटैक करता है, पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होता है जिससे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है जिस पर H+ अटैक कर देता है और आपको एक कार्बन कंपाउंड प्राप्त होता है जिसमें एक ही कार्बन के ऊपर साइनाइड ग्रुप और हाइड्रोक्सिल दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं जिसको साइनोहाइड्रिन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हम जानते हैं जब कभी भी कोई अकायरल कार्बन जो है कायरल कार्बन के अंदर अकिरल कार्बन में परिवर्तित होता है तो उस कंडीशन के अंदर दो समावयवी प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर भी आपको दो समावयवी प्राप्त होंगे, अल्फा प्रोडक्ट भी मिलेगा और बीटा प्रोडक्ट भी आपको प्राप्त होगा। फिर आप क्या करते हैं, जो हाइड्रोजन प्राप्त हुआ उसका अम्लीय माध्यम में जलवघटन करते हैं। जब अम्लीय माध्यम में जलवघटन किया जाता है तो उस कंडीशन के अंदर CN ग्रुप का ऑक्सीडेशन हाइड्रोलिसिस होगा और इसका पूर्ण जलवघटन जब होता है तो एसिड और अमोनिया का प्राप्त होती है। तो CN ग्रुप के अंदर C जो है वो तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और जो N है वो अमोनिया के अंदर परिवर्तित हो जाएगी। तो आपको जो है ग्लूकोनिक एसिड जो है वो प्राप्त हो जाएगा। फर्दर आप जब इसका जल गर्म करेंगे हम देखते हैं गामा इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है। गामा इलेक्ट्रॉन को सोडियम और मरकरी की उपस्थिति में जब अपचयन किया जाता है तो एल्डिहाइड ग्रुप में ये परिवर्तित हो जाता है तो अल्फा डी ग्लूकोज तथा अल्फा डी मैनोज प्राप्त हो जाते हैं। ग्लूकोज और मैनोज एक दूसरे के एपीमर हैं। एपीमर यानी कि किसी एक कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसका अभिविन्यास परिवर्तित होता है। तो यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज तथा ग्लूकोज और मैनोज जो है C2 एपीमर है। C2 एपीमर का मतलब क्या हुआ, सेकंड नंबर जो कार्बन है उसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप का अभिविन्यास परिवर्तित है। ग्लूकोज के अंदर सेकंड नंबर कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड के अंदर लगा होता है जबकि मैनोज के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर केवल C2 कार्बन पे, बाकी कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अभिविन्यास सेम रहेंगे। ग्लूकोज और मैनोज में केवल C2 कार्बन जो है उसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अभिविन्यास में परिवर्तन पाया जाता है। तो इस तरह से किलियनी सिंथेसिस के द्वारा हम एल्डो पेंटोज को ग्लूकोज तथा मैनोज में परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ पे किलियनी संश्लेषण द्वारा डी एरिबिनोज जो हम बात कर रहे हैं कि पेंटोज जो है डी एरिबिनोज की जो श्रृंखला में वृद्धि होती है और इस श्रृंखला में वृद्धि के द्वारा अल्फा डी ग्लूकोज तथा अल्फा डी मैनोज का निर्माण होता है। नेक्स्ट विधि हम करें सॉर्डन विधि। सॉर्डन विधि में एल्डोज की अभिक्रिया सोडियम मेथॉक्साइड में अल्कोहलिक विलयन की उपस्थिति में मैथिल नाइट्रेट से करवाई जाती है और प्राप्त उत्पाद को पृथक कर उसकी अभिक्रिया ठंडे सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर एल्डोज की श्रृंखला में वृद्धि हो जाती है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, रिएक्शन किसके साथ करवाई जा रही है, मैथिल नाइट्रेट के साथ में, किसकी प्रेजेंस में, सोडियम इथॉक्साइड तथा मेथनॉल की प्रेजेंस में। रिएक्शन जब होती है तो उस कंडीशन में यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो उत्पाद प्राप्त हो रहा है, अमीनो प्रोडक्ट यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, उसको आपने क्या किया, सबसे पहले पृथक कर लिया। पृथक करने के बाद में आप ठंडे सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई तो उस कंडीशन के अंदर अल्फा डी ग्लूकोज तथा अल्फा डी मैनोज प्राप्त होते हैं। तो सोडन प्रक्रम द्वारा डी एरिबिनोज को डी ग्लूकोज तथा इसके C2 एपीमर डी मैनोज में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट मेथड अपन बात कर रहे हैं एल्डोज की श्रृंखला में कमी। तो एल्डोज की श्रृंखला में कमी वॉल के निम्नीकरण विधि, द्रव की विधि तथा वीरमान मेथड जो है उसके द्वारा किया जा सकता है। तो वॉल निम्नीकरण हम पढ़ रहे हैं। इस विधि में ग्लूकोज की श्रृंखला में कमी करने के लिए सबसे पहले ऑक्जिम का निर्माण किया जाता है हाइड्रोक्सिलअमीन से अभिक्रिया के द्वारा, फिर उसका ऑक्जिम का एसिटिलीकरण किया जाता है, फिर ऑक्जिम का जलवघटन किया जाता है। तो यहाँ पे
देखते हैं हाइड्रोक्सिल से अभिक्रिया। तो कार्बोनाइल कंपाउंड हाइड्रोक्सिल कार्बोनाइल ग्रुप की अभिक्रिया है। तो कार्बोनाइल ग्रुप यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। वाटर का एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और C डबल बॉन्ड NOH एल्डिहाइड ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम ग्लूकोज ऑक्सिम कहा जाता है या ऑक्सिम का निर्माण होता है। इसके बाद में आप सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड से जब रिएक्शन करवाए जाएंगे तो रिमेनिंग जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो एसिटाइल ग्रुप के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, पेंटासीटेट ऑक्सिम का निर्माण होगा। अब ये जो पेंटासीटेट ऑक्सिम है इसका हाइड्रोलिसिस जब आप करवाते हैं, जलकुटन जब करवाते हैं, तो ऑक्सिम ग्रुप जो है C11NOH ग्रुप जो है वो साइनाइड ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है। और साथ ही साथ जो एसिटाइल ग्रुप है वो हाइड्रोक्साइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं ग्लूकोज का साइनोहाइड्रिन प्राप्त हो जाएगा। फिर इसका आप क्या करेंगे, HNO3 तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो HCN का एलिमिनेशन हो गया। HCN के एलिमिनेशन के द्वारा आपको क्या मिल गया, कीटोनिक कंपाउंड वापस मिल गया, एल्डिहाइडिक कंपाउंड आपको वापस मिल गया, एल्डोपेंटोज आपको प्राप्त हो जाता है। रफ विधि हम जो है फर्दर क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।